हमारी कंट्री इंडिया के कितने नाम हैं? यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से इंडिया को जाना जाता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम भारता और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया का असली नाम है क्या? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पार्टीशन के टाइम पे 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग जगह मांगी जहां पे मुस्लिम्स अपनी मेजोरिटी के साथ रह सकें, और उसको नाम दिया था पाकिस्तान। उन्होंने ही बाकी के हिस्से को हिंदुस्तान बुलाना शुरू कर दिया। अब जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहां पर जो थे उस टाइम पर, उन्होंने भी इन दोनों टर्म्स को यूज करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बाद में क्या हुआ, इंडियन लीडर्स को ये नाम जो पाकिस्तान द्वारा दिया गया था पसंद नहीं आया, क्योंकि वह इस देश को वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका की तरह सेक्युलर बनाना चाहते थे। मतलब देश किसी धर्म के बेसिस पर नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर सभी धर्म के लिए बराबर का हो। इसीलिए रेजोल्यूशन पास कर देश का नाम इंडिया रखा गया, इंडिया दैट इज भारत। तो ऑफिशियली इंडिया के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। और ये जितने भी न्यूज चैनल वाले नाम लेते हैं ना हिंदुस्तान हिंदुस्तान करके, वह गलत ले रहे हैं। हमारे देश का रजिस्टर्ड नाम है इंडिया और भारत। किसी भी देश की पहचान उसके कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स को कानून बनाने का हक देता है। भाई ये पावर मिनिस्टर को क्यों दी गई है कि वह कानून बना सकते हैं? क्योंकि वह देश की जनता द्वारा चुने गए हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कानून बनाने की दो प्रकार की पावर्स देता है। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास है, दूसरी स्टेट लेजिस्लेटिव के पास है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब कानून बनता कैसे है? पहला स्टेप क्या होता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। यह ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड बिल, एंड व्हेन इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया जाता है, बहस करने के बाद, अमेंड करने के बाद, या बिना अमेंड किए हुए, तब इसको एक्ट कहते हैं। बिल की सबसे बड़ी एग्जांपल है CAB। बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि हम इस कानून को आने नहीं देंगे, विच इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और जब ये पास हो गया था तो डेफिनेटली इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया था। तो प्रोटेस्ट भी उस तरीके से चेंज हुआ था, CAA के प्रोटेस्ट में हुआ था। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक कानून को कैसे बनाया जाता है। एक्ट को अधिनियम, आर्टिकल को अनुच्छेद और सेक्शन को धारा कहते हैं। मैं खुद भूल जाता हूं, इसलिए मैंने इसकी ट्रांसलेशन यहां पर डाल दी है। आर्टिकल बेसिकली कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन चार्टर, कन्वेंशन जो इंटरनेशनल होते हैं उसमें ही होते हैं, बाकियों में सेक्शंस होते हैं। हमारे इंडिया में कौन कौन से लॉ में आर्टिकल हैं? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, बाकी सब में सेक्शंस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल को यह माना जाता है कि ये सभी एक्ट पर लागू होते हैं। वैसे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो लेक्चर नंबर 4 में सभी 22 पार्ट्स को एक ट्रिक के साथ याद कर लिया था। आज हम कवर करते हैं फर्स्ट पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 4, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters। इन सब को अब हम डिटेल में कवर करते हैं वन बाय वन। लेट्स कम डायरेक्ट टू द पॉइंट। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, हमें यहां पे पता लगता है कि भारत और इंडिया इज वन, विच स्टेट्स दैट इट विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस इसी लाइन से हमें पता लग जाता है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम नहीं है, यूनिटरी सिस्टम है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल्ड। इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में डाला गया था। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को अगर आप खोल के देखेंगे, एंड में फर्स्ट शेड्यूल की लिस्ट दी हुई है। 1 में स्टेट्स हैं और 2 में द यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आता है आर्टिकल 1 का क्लॉज 3, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। टेरिटरीज मीन एरिया ऑफ लैंड, वह जगह जिस पे भारत शासक है। और इसमें 3 चीजें दी गई हैं, A,
द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट 29 है, इसको हम बाद में डिटेल में कवर करते हैं। बी द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल्ड, ये 9 है, इसको भी हम बाद में कवर करते हैं। और ये 7th अमेंडमेंट 1956 में ऐड किया गया था। और सी सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब जिसको भारत ने प्राप्त की है दूसरे शासकों से। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम। अब इसका चार्ट बनाना सीख लेते हैं सो दैट वी डोंट फॉरगेट एनी ऑफ द क्लॉज। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इंडिया भारत हमारे देश के दो नाम हैं, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लॉज 2, स्टेट एंड द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल्ड। और क्लॉज 3, टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ए द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, बी यूनियन टेरिटरी, सी अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहीं से पता लग जाता है कि सिर्फ दो चीजें दी गई हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। किस चीज के लिए? न्यू स्टेट्स के लिए, अगर इंडिया में बनाने हो। आर्टिकल 2 सेज पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब वो जैसा चाहे, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो बनाना चाहे। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है नई स्टेट्स को या एडमिट करना या इस्टेब्लिश करना। एडमिट की एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्किम। अब इसको इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स में कैसे एडमिट किया गया था, इसकी बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। सिक्किम प्राइम मिनिस्टर इन 1975 रिक्वेस्टेड टू इंडिया दैट दे वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। ठीक है, वेरी गुड। वह हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, हिस्सा बनना चाहते थे हिंदुस्तान का। सो ऑन द रिक्वेस्ट द इंडियन आर्मी टुक ओवर द चार्ज ऑफ गैंगटॉक फ्रॉम पैलेस गार्ड्स। इसके बाद वहां पे वोटिंग हुई और वोटिंग वाज डन एंड 97% वोटेड इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। 35th अमेंडमेंट से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट और फिर उसके बाद 36th अमेंडमेंट से सिक्किम को स्टेट ऑफ इंडिया प्रॉपर बना दिया गया था। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ द पार्लियामेंट कैन एडमिट अ स्टेट। और सेकेंड वर्ड था इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश की एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल है वैसे तो। गुजरात, तेलंगाना आर वन ऑफ देम एंड जम्मू एंड कश्मीर गॉट कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी। दिस इज द लेटेस्ट वन बीन डन in 31st October 2019. Ladakh was also converted. So Article 2 से हम क्या सीखते हैं? तीन चीजें। A union territory may be raised to the status of a full state. Second, a foreign territory acquired by India may be made a state of India and admitted into the union. उसको हम अपने हिंदुस्तान का हिस्सा भी बना सकते हैं। और थर्ड, a territory separated from the existing state can be reorganized into a full-fledged new state. Article 3, Formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states. जी हाँ, बिल्कुल सही, यही वह आर्टिकल है, आर्टिकल 3, जिसके द्वारा नया स्टेट बनाया जा सकता है या स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है या फिर जो स्टेट है उसका नाम चेंज किया जा सकता है। ये तो हो गई भाई ऑर्डिनरी स्टडीज। एक जुडिशियल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 3 सेज फॉर्म अ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। सो क्लॉज ए जो है हमको सिंपल सी बात बता रहा है कि जो नया स्टेट बनाना होगा वह किसी एक स्टेट में से तोड़ के बनाया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स कवर करते हैं आर्टिकल 3A की। जे मैप सिस्टम के द्वारा, यह है मध्य प्रदेश, ओल्ड मध्य प्रदेश। इसके इस भाग को डिवाइड करके एक छोटा स्टेट बनाया गया था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 से। दूसरी एग्जाम्पल है ये वाला पार्ट उत्तर प्रदेश, ये पूरा उत्तर प्रदेश होता था और इस भाग को डिवाइड कर उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। तीसरा स्टेट बिहार का, इस स्टेट को दो में डिवाइड कर दिया गया था, काफी बड़ा हिस्सा डिवाइड करके एक झारखंड बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। देखिए, नया स्टेट को बनाना जो है वो बुरी बात नहीं होती है। कंट्रोल करने के लिए ज्यादा जमीन, ज्यादा एरिया अगर हो तो कंट्रोल और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेटर गवर्नेंस और बेटर गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए छोटे स्टेट का होना ज्यादा अच्छा है। अगर आप देखें यूरोप का ये मैप, बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के स्टेट्स से छोटी हैं, इसीलिए इनको बेटर मैनेज किया जाता है। सो नया स्टेट बनना या यूनियन टेरिटरी बनना बुरी बात नहीं है। और इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2000 को। यस, ये यहां पर है।
और अगर आप लद्दाख को देखें, ये बिल्कुल हार्ट की शेप का है, तभी तो ज्यादातर लोग यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं बार बार। आई होप आपको ये जे मैप सिस्टम पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स टू सुखमीत सिंह सर, उनकी गाइडेंस से ही इस स्लाइड को तैयार किया गया है। चलो, आर्टिकल 3A कवर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। आर्टिकल 3B कहता है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की जो बाउंड्रीज है उनको बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 3C कहता है कि डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब ऑब्वियसली कम भी किया जा सकता है एरिया को अगर हम बढ़ा सकते हैं तो। देखिए, कॉमन सी बात होती है, किसी भी स्टेट के एरिया को ज्यादा या कम किया जा सकता है, लेकिन एक लॉ स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 3B कहता है कि इंक्रीज किया जा सकता है और आर्टिकल 3C कह रहा है कि एरिया को कम किया जा सकता है। आर्टिकल 3D आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव लिया जाए। और आर्टिकल 3E आल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम का बदलना, इसकी भी एग्जांपल कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 3E में स्टेट्स का जो नेम चेंज किया गया था उसकी बहुत एग्जांपल्स हैं। ट्रिवेंकोर कोचीन को केरला कहा गया था 1 नवंबर 1956 से। मध्य भारत से मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1959 को हुआ। मद्रास स्टेट को तमिलनाडु नाम किया गया 14 जनवरी 1969 से। मैसूर स्टेट का कर्नाटक नाम रखा गया 1 नवंबर 1973 में। उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 में। उड़ीसा का नाम स्पेलिंग चेंज करके उड़ीसा रखा गया, लेकिन डेफिनेटली नाम में भी बदलाव आया है, सो नाम तो चेंज हुआ है 4 नवंबर 2011 से। बहुत सारे शहरों के नाम भी बदले गए हैं, जैसे कि बॉम्बे से मुंबई रखा गया 1995 में, और मोस्ट पॉपुलर रीसेंट जो था इलाहाबाद से प्रयागराज रखा गया 2018 में। आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ लिया होगा कि आर्टिकल 3 में यह भी दिया गया है कि ऐसा चेंज करना, आल्टर लेके आना हमारे आर्टिकल 3 में ही दिया गया है। सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जा सकता है, इसके लिए अमेंड करने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन हम यहां पर स्पेसिफाई करते हैं, आर्टिकल 3 की कंडीशन में दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट, मतलब कि कंडीशन है। आर्टिकल 3 में सब पार्ट्स हैं A, B, C, D और E, लेकिन सिर्फ उसकी कंडीशन में यह बात बताई गई है। प्रेसिडेंट इस बिल को रिकमेंड करेगा, लेकिन उनके पास पावर नहीं है कि उसको रोक सके। यहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता। और आर्टिकल 3 का एक्सप्लेनेशन 1 पार्ट है जो ये इन्फॉर्म करता है कि क्लॉज ए से लेके ई तक जो शब्द स्टेट का यूज किया गया है कि इसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें यूनियन टेरिटरी को भी माना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ स्टेट्स वर्ड्स के लिए स्पेसिफाई किया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया है कि वे यूनियन टेरिटरी के लिए भी एप्लीकेबल हैं, उस पर भी लागू होते हैं। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है ऐसा करने के लिए। एक्सप्लेनेशन 2 हमें इंफॉर्म करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है नया स्टेट बनाने के लिए, यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ। अब आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 इज रिलेटेड टू एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब वह भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन उनको हिस्सा बनाया जा सकता है। ऑन अदर हैंड जो आर्टिकल 3 है, it is related with the establishment or creation of new states after the reorganization of existing states which are already parts of India, मतलब जो भारत का हिस्सा है उसमें से ही नया स्टेट किसी पुराने स्टेट में से तोड़ के, जैसे कि अभी हम कवर कर चुके हैं, वैसे बनाया जा सकता। सो आई होप डिफरेंस भी कवर हो गया है आर्टिकल 2 और 3 में। अब आते हैं आर्टिकल 4 के ऊपर। ये हमें इन्फॉर्म करता है कि जो भी बदलाव आर्टिकल 2 और 3 के कारण हुआ है उससे बहुत सारे और बदलाव हो जाते हैं, जैसे कि सप्लीमेंटल, मतलब कि एडिशनल कोई और चीज जोड़ दी गई हो। इंसिडेंटल, मतलब ऐसे जुड़ने के कारण और नेसेसरी चीजें हो गई हों, नेसेसरी हैपनिंग। कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स, मतलब ये सब होने के कारण इसके रिजल्ट से और भी चीजें हो जाती। अब ये सब बदलाव और हैपनिंग्स हैं क्या? ये आर्टिकल 4 का पॉइंट 1 हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि ये सब चीजें फर्स्ट स्केड्यूल्ड और फोर्थ स्केड्यूल्ड में बदलाव लेके आएंगी, या शेड्यूल जैसे भी आप बोलते हो। हमारे बेयर एक्ट को अगर आप खोल के देखेंगे तो ये आपको पेज मिलेगा। यहां पे
फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th सभी दिए हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो क्लियरली बता रहा है कि आर्टिकल 1 एंड 4 से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टेट्स के बारे में मेंशन किया जाएगा कि वो कब बना, कैसे बना। कैसे बना मतलब किस एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसको बनाया गया था उसको। अब आपकी स्क्रीन के सामने है स्केड्यूल्ड 1 का पार्ट 2। यहां पर यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट बेर एक्ट है, वैसे तो हमेशा लेटेस्ट बेर एक्ट ही खरीदें क्योंकि उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स दी गई होती हैं। पुराने बेर एक्ट खरीदने से आपका नुकसान हो सकता है। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में डाला गया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, लद्दाख के बारे में भी यही मेंशन किया है, उसके सामने भी लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसको भी खोल के जरूर पढ़ा करें। नेक्स्ट, फोर्थ शेड्यूल में क्या चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे ऐसा होने के कारण? भाई वहां की कुछ सीटें भी बनेगी, इलेक्शंस होंगे, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फोर्थ शेड्यूल्ड में दी गई हैं। यहां पे हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स अलॉटेड करनी है मेंशन की गई हैं। आई होप आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन ज्वाइन तब करना अगर आप स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं, तब तक मेरी एक रिक्वेस्ट याद रखना, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार। दुनिया अच्छी लगेगी मेरे यार।